इस मैच में पावलंकर बालू ने अकेले 8 विकेट लिए यूरोपियंस के खिलाफ मैच जिताया, लेकिन उन पावलंकर बालू को टीम इंडिया के जश्न में शामिल नहीं किया गया क्योंकि वे दलित थे। बाकी सब खिलाड़ी एक साथ बैठकर चाय पीते, खाना खाते, पर बलू उनके साथ उठ बैठ नहीं सकते थे। जिन रणजीत सिंह के नाम पर रणजी ट्रॉफी बनाई गई, उनका इंडियन क्रिकेट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। उल्टा उन्होंने इंडियन टीम का कप्तान बनने से भी इनकार कर दिया। Dr. Rajendra Prasad presents the Ranji Trophy to the Bombay skipper. जब विनोद कांबली पवेलियन की तरफ लौट रहे थे, तब भीड़ ने उन्हें लीजी, यूजलेस और जाति सूचक गालियां दी। BJP MP and Dalit leader Udit Raj has stirred up a row after he claimed that former Indian left-hander Vinod Kambli was dropped from the national side as he was a Dalit. जब भी यूरोपियंस के खिलाफ इंडियन टीम क्रिकेट मैच जीतती तो क्रांतिकारियों में जोश आ जाता था कि जब हम अंग्रेजों को क्रिकेट में हरा सकते हैं तो The national flag, the saffron, white and green tricolour, was publicly unfurled. For the rest, it was crowds, crowds, crowds. दलित जाति से आने वाले विट्ठल पावलंकर की जगह ऊंची जाति के DB देवधर को कैप्टन बना दिया जाता है। जब सर्वे किया गया तो IPL के कुल 125 इंडियन प्लेयर्स में से 84 खिलाड़ी फॉरवर्ड कास्ट हिंदू थे और मात्र 16 प्लेयर्स ही बैकवर्ड कास्ट हिंदू से आते थे। गया डिस्ट्रिक्ट के लिए सिलेक्शन हुआ था, तो मैं छोटे कास्ट से आता था, तो मैं गया वहाँ पे खेलने, और जो सेक्रेटरी थे वो अपर कास्ट के थे। फोन करके उन्होंने डायरेक्ट धमकी दिया कि तुम कैप्टन भले ही बन गए हो, लेकिन तुम बस टॉस ही कर रहे होगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करोगे। साल 1792 में अंग्रेजों ने कलकत्ता क्रिकेट क्लब क्लिपर्स की फाउंडेशन रखी। क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करने का ये अंग्रेजों का पहला प्रयास था, लेकिन इस क्लब में सिर्फ यूरोपियंस ही खेल सकते थे और यहाँ पर इंडियन अलाउड नहीं थे। इंडियंस का काम सिर्फ अंग्रेजों को क्रिकेट खेलते देखना था। इधर अंग्रेजों ने जब बॉम्बे पर भी कंट्रोल कर लिया तो साल 1875 में अंग्रेजों ने बॉम्बे जिमखाना की फाउंडेशन रखी। ये क्लब भी पूरी तरह से गोरों के लिए ही बना हुआ था। यहाँ भी इंडियंस को क्रिकेट खेलने की इजाजत नहीं थी। मेरे दाईं तरफ है बॉम्बे जिमखाना क्लब, बहुत ही पुराना क्लब। लेकिन कलकत्ता के भारतीय व्यापारियों के मुकाबले बॉम्बे में पारसियों की स्थिति थोड़ी बेहतर थी। बॉम्बे की पारसी कम्युनिटी ब्रिटिश जमाने में भी समृद्ध थी। पारसी लोग ब्रिटिश कल्चर की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड थे। वे इंग्लिश स्कूलों में पढ़ते और इंग्लिश कल्चर को फॉलो किया करते थे। यहीं से पारसियों ने भी क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। 1848 में बॉम्बे के पारसियों ने अपना पहला ओरिएंटल क्रिकेट क्लब बनाया। हालांकि ये क्लब सिर्फ 2 साल तक चलता है, लेकिन इसके 2 साल बाद ही फिर से पारसियों ने एक और क्लब बनाया जिसका नाम रखा यंग जोरास्ट्रियन क्रिकेट क्लब, जो कि आज भी मुंबई में मौजूद है। साल 1886 में पारसी टीम ने इंग्लैंड का दौरा किया। ये पारसी टीम भारत से विदेश जाने वाली पहली क्रिकेट टीम थी, जिसके कैप्टन थे डॉक्टर धुंजशव पटेल। हालांकि इस सीरीज में ओवरऑल पारसियों की हार होती है, लेकिन इस टूर ने साबित कर दिया कि इंडियंस भी ये सभ्य दिखने वाला खेल खेल सकते हैं। अब पारसियों की देखा देखी हिंदू और मुसलमान भी क्रिकेट खेलने लग जाते हैं। इसलिए साल 1866 में हिंदुओं ने अपना पहला हिंदू क्रिकेट क्लब बनाया जिसका नाम रखा बॉम्बे यूनियन। ऐसे ही साल 1881 में मुस्लिमों ने भी अपना पहला क्लब बना लिया और उसका नाम रखा मोहम्मडन क्रिकेट क्लब। 1920 के दशक तक क्रिकेट कोस्टल एरिया से निकलकर मेनलैंड इंडिया में पहुंच चुका था। खासकर नॉर्थ इंडिया के शहर जैसे दिल्ली, लाहौर, पटियाला और इंदौर में क्रिकेट खूब खेला जाने लगा। क्रिकेट का ये फैलाव तब के महाराजाओं और प्रिंसली स्टेट्स की वजह से हुआ। जैसे पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह और इंदौर के महाराजा तुकोजी राव तृतीय होलकर ने लोकल लेवल पर क्रिकेट क्लब्स बनाए जो डेली बेसिस पर क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज कराते थे। इस टाइम तक आते आते भारत में क्रिकेट के हजारों फैंस बन चुके थे जो बड़ी संख्या में इन मैचेज को देखने के लिए आते। इन मैचेज में जब भी इंडियन टीम ब्रिटिशर्स को हराती तो इससे इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्रांतिकारी मोटिवेट होते थे और उन्हें लगता था कि जब हम उन्हें क्रिकेट में हरा सकते हैं तो उनसे आजादी क्यों नहीं ले सकते। Many people shouting, well, Muhammad Nisar was very fast and he was all the time threatening while he was running towards the batsman.
ये वही दौर था जब इंडियंस को लगा कि उनका एक नेशनल लेवल का क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इसी काम के लिए 1 दिसंबर 1928 के दिन बीसीसीआई की स्थापना की जाती है। इन्हीं दिनों एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, जहाँ कथित ऊंची हिंदू जातियों ने दलितों से दूरी बनाई हुई थी, वहीं ब्रिटिशर्स ने ऐसा भेदभाव नहीं किया। ब्रिटिशर्स जाति नहीं बल्कि सिर्फ परफॉर्मेंस दिखा करते थे और यहीं से पालवंकर बालू जैसे इंडिया के ग्रेटेस्ट दलित क्रिकेटर और लेफ्ट आर्म स्पिनर का राइज होता है। पालवंकर बालू का जन्म 1875 में कर्नाटक महाराष्ट्र बॉर्डर पर मौजूद धारवाड़ में एक चौड़ दलित परिवार में होता है। उनकी जाति हिंदू समाज में एक अछूत जाति मानी जाती थी, लेकिन बालू के फादर ब्रिटिश आर्मी में एक सिपाही थे जो एम्युनिशन डिपार्टमेंट में बंदूकों की सफाई का काम किया करते थे। अपने बचपन के दिनों में पालवंकर बालू अपने भाइयों के साथ पुलिस थानों में ऑफिसर्स के रखे बैट बॉल से चोरी से खेला करते थे और इस तरह बालू ने क्रिकेट खेलना सीख लिया। बड़े होने पर बालू पूना जिमखाना में ग्राउंड्समैन का काम करने लग जाते हैं, जहां उन्हें पिच रोल करने, नेट्स लगाने और ब्रिटिश अफसरों के क्रिकेट से जुड़े काम करने के लिए कुछ पैसे मिल जाते थे। बलू पूना में मजदूरी कर रहे थे। पूना क्लब में वो एक माली थे। अंग्रेज अफसरों के लिए क्रिकेट पिच को रोल करते थे, नेट्स बिगाड़ते थे। इन्हीं दिनों ब्रिटिश कैप्टन जेजी ग्रेग ने बालू की बॉलिंग स्किल्स को पहचान लिया। वे बालू से नेट में बॉलिंग करवाया करते थे और जब भी बालू उनका विकेट लेते, इसके बदले वो बालू को 8 आना इनाम दिया करते थे। यहीं बालू की स्पिन बॉलिंग देखकर उन्हें विल्फ्रेड रॉड्स कहा जाने लगा। लेकिन साल 1896 में पुणे में प्लेग बीमारी फैल जाती है, इसलिए बालू बेहतर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में पुणे से बॉम्बे शिफ्ट हो जाते हैं और यहीं आकर बालू ने पीजे हिंदू जिमखाना ज्वाइन कर लिया। बालू की गेंदबाजी की वजह से सवर्ण हिंदू उन्हें टीम में तो ले लिया करते थे, लेकिन ऑफ द फील्ड बालू को भयंकर डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता था। बालू के टीममेट्स बालू को अपने से अलग रखते थे। टी ब्रेक में भी बालू को अलग बैठना पड़ता था। अलग मिट्टी के कप में चाय मिलती थी। खाने के लिए भी बालू को अपने टीममेट से दूसरी टेबल पर बैठना पड़ता था। मैदान के अंदर सभी खिलाड़ी एक ही गेंद छू सकते थे, लेकिन मैदान से निकलते ही छुआछूत जारी रहता। बाकी सब खिलाड़ी एक साथ बैठकर चाय पीते, खाना खाते, पर बलू उनके साथ उठ बैठ नहीं सकते थे। बालू कितने बड़े बॉलर थे इसका अंदाजा हमें 1906 में हुए यूरोपियंस वर्सेज हिंदूज के मैच में मिलता है। ये मैच बॉम्बे के हिंदू जिमखाना क्लब और यूरोपियन के बीच पहला मैच था। इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए हिंदुओं ने 242 रन बनाए थे, जिसको चेज करते हुए यूरोपियंस सिर्फ 191 रन पर ही आउट हो जाते हैं। इसके बाद हिंदू सेकंड इनिंग में 160 रन बनाते हैं और यूरोपियंस की टीम फाइनल इनिंग में सिर्फ 102 रन बनाकर ही आउट हो जाती है। इस मैच में अकेले बालू ने टोटल 8 विकेट लिए। इसके बाद बालू 1911 में ऑल इंडिया टीम टूर में इंग्लैंड गए। इस ऑल इंडिया टीम में 6 पारसी, 5 हिंदू और 3 मुसलमान थे, जिन्हें लीड कर रहे थे एक सिख पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह, यानी पंजाब के फॉर्मर सीएम अमरिंदर सिंह के दादा। हालांकि ये टूर इंडिया के लिए डिजास्टरस साबित होता है। इस दौर पर इंडिया ने टोटल 23 मैच खेले और इसमें से इंडिया सिर्फ 2 मैच ही जीत सकी। इस आउटकम के बाद भी अगर कोई इस सीरीज में सबसे ज्यादा चमका तो वे थे पालवंकर बालू, जिन्होंने इस सीरीज में टोटल 114 विकेट हासिल किए थे। कहा जाता है कि अगर फील्डिंग अच्छी होती तो शायद बालू 150 से भी ज्यादा विकेट ले लेते। पालवंकर बलू इस टीम के मुख्य सदस्य थे और टीम के सबसे अच्छे बॉलर साबित हुए। इंग्लैंड से भारत लौटने पर बालू का पुणे में स्वागत किया जाता है। इस स्वागत समारोह में बाल गंगाधर तिलक ने बालू को पुष्पमाला पहनाई। बालू को मुंबई में भी पिछड़े वर्गों के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया गया। When he came back, I will be the most successful player on the tour. B.R. Ambedkar, who was then a rising student leader, gave a speech of welcome and appreciation on behalf of the Dalits of Mumbai for Balu. That was Balu, right? इस समारोह में एक नौजवान दलित लेक्चरर ने भाषण दिया और सार्वजनिक मंच पर पालवंकर बालू को अपना और दलितों का हीरो बताया। ये नौजवान लेक्चरर कोई और नहीं था बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इंग्लैंड दौरे के अलावा भी बालू ने ब्रिटिशर्स, मुस्लिम्स, पारसियों और हिंदुओं के बीच होने वाली सीरीज के कुल 16 मैचों में टोटल 109 विकेट लिए थे। फर्स्ट क्लास करियर की बात की जाए तो बालू ने मात्र 33 फर्स्ट क्लास मैचों में टोटल 179 विकेट निकाले, लेकिन इसके बाद भी कभी बालू को हिंदू क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं बनाया गया। 1920 में रिटायर होने के बाद बालू दलित एक्टिविस्ट के तौर पर काम करने लग जाते हैं। लेखक धनंजय कीर अपनी किताब डॉक्टर आम्बेडकर लाइफ एंड मिशन में लिखते हैं कि आम्बेडकर बालू को दलितों का हीरो मानते थे। वो खुद और अपनी कौम के बाकी लोगों के लिए बालू को प्रेरणा का स्रोत बताते थे, लेकिन अगले कुछ सालों में दोनों के बीच कास्ट सिस्टम को खत्म करने को तरीकों को लेकर मतभेद बढ़ जाते हैं और दोनों के बीच में दरार आ जाती है। साल 1932 में बालू ने आम्बेडकर के सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड को अपोज किया। इस बिल में आम्बेडकर साहब इस बात की डिमांड कर रहे थे कि चुनाव में दलित रिजर्व सीटों पर दलित कैंडिडेट्स को सिर्फ दलित वोटर ही वोट डाल सकेंगे, बाकी
सवर्ण नहीं। इसके अलावा बालू आम्बेडकर द्वारा हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे बौद्ध धर्म को अपनाने के फैसले को भी सुसाइडल थॉट बताते थे। 1933 में बालू मुंबई की म्यूनिसिपैलिटी सीट पर हिंदू महासभा के टिकट पर चुनाव भी लड़े, लेकिन इस चुनाव में बालू की हार होती है। 4 साल बाद बालू ने कांग्रेस ज्वाइन की और आम्बेडकर के खिलाफ भी चुनाव लड़ा, लेकिन बालू वहां पर भी हार जाते हैं। 1955 में बालू की मौत हो जाती है। बालू ब्रिटिश इंडिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटरों में से एक थे, लेकिन बालू की कास्ट की वजह से कभी उनको वो मुकाम हासिल नहीं हो पाया जिसको वो डिजर्व करते थे। वहीं दूसरी तरफ रणजीत सिंह और उनके भतीजे दिलीप सिंह थे, जिनके नाम पर इंडिया की 2 बड़ी डोमेस्टिक ट्रॉफीज हैं, एक रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी। लेकिन आप शायद जानकर हैरान हो जाएं कि रणजीत सिंह खुद को इंडियन क्रिकेटर नहीं बल्कि इंग्लिश क्रिकेटर बताते थे। इवन वे ब्रिटिशर्स के लॉयलिस्ट थे। जब 1911 में इंडियन टीम इंग्लैंड गई थी तब उन्होंने न केवल भारतीय टीम का कैप्टन बनने से इनकार कर दिया बल्कि उस टूर का खर्च उठाने से भी मना कर दिया था। इवन रणजीत सिंह ने क्रिकेट के ऊपर एक बुक लिखी जिसको उन्होंने इंग्लैंड की क्वीन को डेडिकेट किया। मारियो रॉड्रिग अपनी किताब बैटिंग फॉर द एम्पायर अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ रणजीत सिंह जी में बताते हैं कि रणजीत सिंह का इंडियन क्रिकेट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। एंथनी डी मेलो जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ऑफ कंट्रोल के फाउंडर थे, वो अपने लेख अ पोर्ट्रेट इन इंडियन स्पोर्ट में लिखते हैं, रणजी डिड एब्सोल्युटली नथिंग फॉर इंडियन क्रिकेट एंड स्पोर्ट। टू ऑल आवर रिक्वेस्ट इवन फॉर encouragement and advice, रणजी gave one answer, दिलीप एंड आई आर इंग्लिश क्रिकेटर्स। इसके बाद भी आज रणजीत सिंह को सब जानते हैं, लेकिन पालवंकर बालू जो इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर थे, उनके नाम पर आज इंडिया में एक भी ट्रॉफी या मेमोरियल नहीं है। इवन आज कोई उन्हें जानता तक नहीं है। बालू से आप भारतीय समाज का प्रोग्रेस, इंडियन सोसाइटी का प्रोग्रेस, कैसे मिडिल क्लास स्पोर्ट से क्रिकेट आज जो क्रिकेट बना है, ऑल ऑफ दीज पीपल आर फॉर मी फाउंडिंग हीरोज ऑफ इंडियन क्रिकेट। बालू के 3 और भाई थे, शिवराम, गणपत और विट्ठल। बालू को मिलाकर इन चारों भाइयों को पालवंकर ब्रदर्स के नाम से जाना जाता था। बालू की तरह ही उनके भाई भी बड़े क्रिकेटर बने। 1920 में तब की इंडियन टीम के कैप्टन एमडी पाई के बीमार होने की वजह से ब्राह्मण जाति से आने वाले डीबी देओधर को कप्तान बना दिया जाता है। इस बात पर काफी बवाल होता है क्योंकि एमडी पाई के कप्तानी से हटने के बाद अगर सीनियरिटी के मामले में कोई कप्तान बनाया जा सकता था तो वे बालू के भाई शिवराम और विट्ठल थे, लेकिन उनकी बजाय डीबी देओधर को कप्तान बना दिया जाता है। इससे नाराज होकर पालवंकर भाइयों और बाकी प्लेयर्स ने टीम को छोड़ दिया और एक लेटर जारी करके सिलेक्शन कमेटी के अनस्पोर्ट्समैन लाइक डिसीजन की आलोचना की। हालांकि आगे 1923 में क्वाड्रेंगुलर सीरीज के लिए सिलेक्शन कमेटी ने विट्ठल को हिंदू टीम का कप्तान बना दिया। इस तरह विट्ठल दलित कास्ट से आने वाले पहले हिंदू कैप्टन बने। By the time his younger brother Vitthal came, Gandhi had returned from South Africa. Gandhi had made the abolition of untouchability central to the achievement of Swaraj, and Vitthal fortunately was a batsman, and there's always a bias in favor of batsmen being captain, which is why captain so late his whole career. And Vitthal got 100 against the Europeans, against the white masters to win the tournament, and he was carried off the field by upper caste fans saying महात्मा गांधी की जय, पलवलकर विट्ठल की जय। विट्ठल की 4 साल की कैप्टनसी में हिंदू टीम ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और क्वाड्रेंगुलर ट्रॉफी भी जीत ली। साल 1932 में विट्ठल क्रिकेट से रिटायर हो जाते हैं। 1947 की आजादी के बाद क्रिकेट ने नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। 1952 में जब इंडियन टीम ने विजय हजारे की कप्तानी में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया तो पूरे देश में जश्न मनाया गया। लेकिन आजादी के बाद इंडियन क्रिकेट टीम में दलित रिप्रेजेंटेशन बढ़ने के बजाय कम होता चला गया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी रिसोर्सेज का ना होना। अगर दलितों में से कुछ गिने चुने प्लेयर्स आ भी जाते थे तो उन्हें डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता था। एकनाथ सोलकर ऐसे ही प्लेयर्स में से एक थे जिन्होंने 1969 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। एकनाथ सोलकर दलित बैकग्राउंड से आने वाले एक लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर थे और बैट्समैन थे। वे एक अच्छे ऑलराउंडर थे और क्लोज इन फील्डिंग में कमाल के थे। 1971 में वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में इंडिया की लैंडमार्क विक्ट्री के पीछे एकनाथ सोलकर का बड़ा हाथ था। एकनाथ सोलकर ने 27 टेस्ट मैच खेलकर टोटल 25 की औसत से कुल 1068 रन बनाए और 53 विकेट लिए। लेकिन कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एकनाथ जितने बड़े इंपैक्ट प्लेयर थे, टीम ने उनका उतना यूटिलाइज नहीं किया। टीम में उनको सिर्फ सपोर्टिंग रोल के लिए ही रखा गया। एकनाथ सोलकर की तरह ही करसन घाबरी भी एक दलित लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे। घाबरी 1975 और 1979 की वर्ल्ड कप की टीम में भी शामिल थे। घाबरी ने 39 टेस्ट मैचों में 109 विकेट लिए थे। रिटायरमेंट के बाद घाबरी ने कोचिंग बिजनेस शुरू किया, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि दलित बैकग्राउंड से
होने के कारण उन्हें उतनी इंडोर्समेंट और मीडिया सुर्खियां नहीं मिली जितनी इनके ऊंची जाति के साथियों जैसे सुनील गावस्कर को मिली। देश की सबसे बड़ी हिंदू आबादी होने के बाद भी दलित समाज से बहुत कम संख्या में क्रिकेटर आ सके। पालवंकर बालू के बाद अगर टीम इंडिया में कोई पॉपुलर दलित क्रिकेटर हुआ तो वो विनोद कांबली थे, जिन्होंने 1993 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला मैच खेला था। विनोद कांबली के बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाई हुई है जिसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हालांकि विनोद कांबली खुद नहीं कहते कि उन्हें कम मौके मिले, लेकिन ये सच है कि कांबली को अपनी दलित आइडेंटिटी की वजह से रेशियल एब्यूज झेलना पड़ा। साल 1993 में इंडियन टीम लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में जब इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैच खेल रही थी, तब कांबली 61 रन की पारी खेलकर चोट लगने की वजह से रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन की तरफ जा रहे थे। तब स्टेडियम की क्राउड ने कांबली को लेजी, यूजलेस और चमार कहकर डिग्रेड किया। इवन कांबली ने 2009 के एक टीवी रियलिटी शो में कहा कि मुझे हमेशा अपनी जाति और रंग की वजह से क्रिकेट बोर्ड की तरफ से डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा। आज भारत पूरे वर्ल्ड में क्रिकेटिंग सुपर पावर है। भारतीय बोर्ड बीसीसीआई के बिना आज इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड एक इवेंट तक नहीं करा सकती। इस अचीवमेंट के बाद भी आज इंडियन टीम में दलित क्रिकेटरों की संख्या आज भी ना के बराबर है। 2017-18 के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार भारत की जनसंख्या में 53% लोग BCH यानी कि बैकवर्ड कास्ट हिंदूज थे, जिसमें 18% दलित और 35% OBC शामिल हैं। वहीं 24% FCH यानी कि फॉरवर्ड कास्ट हिंदूज थे, 14% मुस्लिम, 7% ST यानी कि अनुसूचित जनजाति और 2% मुख्य रूप से ईसाई और सिख थे। वहीं इसका कंपेयर अगर इंडियन टीम से किया जाए तो आंकड़े चौंकाने वाले थे। वहीं इन 18 प्लेयर्स में से 4 प्लेयर्स अकेले ब्राह्मण कम्युनिटी से आते थे, बचे 2 प्लेयर्स में से एक मुस्लिम थे, एक सिख थे। यही सेम पैटर्न फरवरी-मार्च 2020 में ऑस्ट्रेलिया में खेले गए T20 वर्ल्ड कप के लिए गई 15 मेंबर्स वाली विमेन टीम में भी देखने को मिलता है। वहीं इन 15 महिला प्लेयर्स में से 10 प्लेयर्स फॉरवर्ड कास्ट हिंदू में से आती थीं। IPL की 8 टीम्स में भी डोमेस्टिक प्लेयर्स की कास्ट वाइज इक्वेशन नेशनल टीम्स की तरह ही है। सर्वे के अनुसार कुल 125 इंडियन मैन प्लेयर्स में से 84 खिलाड़ी फॉरवर्ड कास्ट हिंदू में से आते थे। फॉरवर्ड कास्ट हिंदुओं में भी सबसे ज्यादा संख्या ब्राह्मण कम्युनिटी से आने वाले प्लेयर्स की थी, यानी 125 प्लेयर्स में से 34 प्लेयर्स अकेले ब्राह्मण कम्युनिटी से आते थे। वहीं दूसरी तरफ 125 प्लेयर्स में से मात्र 16 प्लेयर्स ही बैकवर्ड कास्ट हिंदू से आते थे। 2018 में छपे एक आर्टिकल के अनुसार इंडिया की 85 सालों की लॉन्ग टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में 289 मेल प्लेयर्स में से सिर्फ 4 प्लेयर्स ही दलित कम्युनिटी से रहे हैं। इंडियन क्रिकेट में फॉरवर्ड कास्ट का एक टाइप का अपर क्लास एलीट ग्रुप बन चुका है, जिसमें टीम में सिलेक्शन के लिए फैमिली, दोस्तों और जान पहचान वालों की भूमिका बढ़ जाती है। आज भारत में प्रो क्रिकेटर बनने का सबसे आम रास्ता क्रिकेट ट्रेनिंग एकेडमी में एंट्री है, जिसमें नेटवर्क और पैसा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नीचे जाति लोगों के लिए OBC हो गया, SC ST हो गया, ये सब लोगों के लिए, कोई अपर कास्ट वाले लोग हैं तो वो लोगों का सबसे पहले सिलेक्शन होगा, नीचे वाले लोग के लिए नहीं। हाल ही में दिल्ली क्रिकेट बोर्ड यानी DDCA के 2 खिलाड़ियों के सिलेक्शन पर काफी सवाल उठे। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली अंडर 23 क्रिकेट टीम के लिए 15 प्लेयर्स का सिलेक्शन होना था, लेकिन सिलेक्टर्स ने 24 खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी। इनमें से एक प्लेयर थे हार्दिक शर्मा, जिनका पिछली 2 घरेलू CK नायडू ट्रॉफी सेशंस में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन रहता है। दोनों सीजन्स को मिलाकर हार्दिक शर्मा ने 19 मैचों की 17 पारियों में सिर्फ 345 रन बनाए, यानी मात्र 21.56 रन का औसत रहा। वहीं दिल्ली प्रीमियर लीग यानी DPL 2025 में भी 11 मैचों में 13 रन की औसत से मात्र 131 रन बनाए। इसके बावजूद सेलेक्टर्स ने उन्हें दिल्ली की अंडर 23 की टीम में सेलेक्ट कर लिया। ऐसे ही एक दूसरे खिलाड़ी सुजल सिंह ने DPL 2025 में 10 मैचों में 18.8 रनों के एवरेज से मात्र 188 रन बनाए। इसके बावजूद उन्हें टीम में सेलेक्ट कर लिया गया। किसी के बेटे थे जो यहाँ के सेक्रेटरी बन गए थे तो उन्होंने मेरा जगह काट लिया। परफॉर्मेंस अच्छे थे लेकिन उनके बेटे का सिलेक्शन हुआ, फिर ऊपर गए, ऊपर करप्शन हो गया। भारतीय समाज का एक असली सच ये भी है कि दलितों के लिए इस समाज में पहले सम्मान से जीना ही संभव नहीं है। ना उनके पास जमीनें हैं, ना उनके पास रहने के लिए ठीक ठाक छतें हैं, ना घर हैं। उनके लिए रोजमर्रा की जिंदगी बिताना ही सबसे बड़ा संघर्ष है। उनके लिए क्रिकेट जैसे एलीट क्लब में एंट्री अभी बहुत दूर की बात लगती है। There because all selectors, they come with their own agenda. I have seen very few selectors who would have encouraged talent outside their zone.
सच यह है कि बाकी फील्ड्स पर एलिट वर्क का जैसे कब्जा है, जैसे IAS, IPS, IFS, कॉर्पोरेट जॉब्स, वैसे ही इंडियन क्रिकेट पर भी एलिट वर्क का एक तरफा कब्जा है। साउथ अफ्रीका ने अपने यहाँ नस्ल भेद को कम करने के लिए क्रिकेट टीम में कोटा सिस्टम लागू किया। साउथ अफ्रीका के क्रिकेट में ये प्रावधान बनाया गया कि प्लेइंग 11 में कम से कम 6 प्लेयर्स नॉन व्हाइट प्लेयर्स होने चाहिए, जिसमें से कम 3 ब्लैक प्लेयर्स होने चाहिए। यही कारण है कि साउथ अफ्रीका में मखाया एंटनी, तेम्बा बाबूमा, हासिम अमला, कगिसो रबाडा जैसे शानदार प्लेयर्स निकले। लेकिन इंडियन क्रिकेट में कोटा सिस्टम लागू करने का आइडिया भी अभी तक हमारे देश में नहीं आया है। दलित समाज के लोगों को, दलित समाज के क्रिकेटर को वहाँ लेना चाहिए, इसीलिए क्रिकेट और सभी खेलों में एक 25% आरक्षण होना चाहिए। इंडियन क्रिकेट में कोटा सिस्टम कहीं न कहीं भारत की एक बड़ी आबादी को क्रिकेट में पार्टिसिपेट करने के लिए इंस्पायर करेगा और इंडियन टीम भी ऐसे टैलेंट का बेनिफिट ले सकेगी जिसे अभी तक खोजा नहीं जा सका है। इसे लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।